नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं रोहित कुमार। हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो है सल्तनत कालीन जो प्रशासन था। तो उसमें हमने पिछली कक्षा में बात की है सल्तनत कालीन प्रशासन का आधार, उनकी सैनिक व्यवस्था और उनकी न्यायिक व्यवस्था के बारे में तथा उनकी कृषि और कृषि उद्योगों के बारे में। अब हम आज का जो टॉपिक है, हम आज बात करेंगे सल्तनत कालीन जो तकनीक और व्यापार तथा सल्तनत युगीन स्थापत्य कला के बारे में। तो हमारा जो पहला है सल्तनत कालीन तकनीक और व्यापार। अब हम बात करते हैं सल्तनत कालीन तकनीक और व्यापार के बारे में। तो सल्तनत कालीन में जो है भारत में जो मुस्लिम जो शासक आए सल्तनत काल के, तो उनके साथ ही भारत में एक नई जो है तकनीकों का जो है विकास होने लगा। खेती में भी जो है नए आमूलचूल परिवर्तन होने लगे तथा उनके साथ ही जो है भारत में जो व्यापार है उनका विदेशी से जो व्यापार है उसके बारे में भी कुछ जानकारी जो है उपलब्ध है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बाबरनामा में जो रहट जो होता है, रहट जो कुएं से पानी निकालने के लिए, जैसे तुमने देखा होगा कि बैलों के माध्यम से या उनके चरस बांध के जो कुआं खोदते हैं तो उसमें पानी निकालने का तो रहट का जो उल्लेख है तो सबसे पहले बाबरनामे में मिलता है। बाबरनामा में सबसे पहले रहट का जो है उल्लेख मिलता है। इसको अरहट भी जो है कहा जाता है। रहट जो है पानी निकालने की, जो कुएं से पानी निकालने की जो प्रक्रिया होती थी उसमें जो रहट का उपयोग होता था दोस्तों, उसमें उसका जो प्रारंभिक उल्लेख है बाबरनामा में मिलता है तथा इसको अरहट भी कहा जाता था। इसके अलावा हम बात करते हैं कि भारत में जो चरखे का जो चरखा होता है कपड़ा काटने का, तो चरखे का पहला विवरण जो है, चरखे का पहला विवरण मिलता है फुतूह सलातीन पुस्तक, जिसके रचयिता थे ईसामी। भारत में चरखे का जो पहला विवरण है फुतूह सलातीन की जो रचना है ईसामी ने जिनकी रचना की फुतूह सलातीन, तो ईसामी के गुरुत फुतह उल सलातीन में जो है भारत में चरखे का जो है विवरण प्राप्त होता है। इसके अलावा सल्तनत काल में जो है रेशम के कीड़े जो पाले जाना प्रारंभ हो गया था। रेशम के कीड़े मतलब जो रेशम निकलता है वो बच्चों, रेशम जो प्राप्त होता है तो एक रेशम का जो है डोडा एक नुमा होता है, जैसे अखरोट होता है, तो उसमें एक कीड़ा पलता है। तो उस कीड़े के जो वो अपना जो श्रावण होता है तो उसके माध्यम से जो है रुई टाइप का जो निकलता है, तो वो जो रेशम के कीड़े जो है पाले जाते हैं। तो रेशम के कीड़े पालने का जो उल्लेख है वो सल्तनत काल में जो है मिलता है और वो प्रारंभ हो गया था। उसके अलावा हम बात करते हैं कि कागज का जो इस्तेमाल है वो सल्तनत कालीन लोगों ने जो है प्रारंभ कर दिया था। कागज का इस्तेमाल, क्वेश्चन आ जाते हैं कि कागज का इस्तेमाल कब प्रारंभ हुआ, तो कागज का इस्तेमाल भी है सल्तनत काल के जो लोगों ने कागज का इस्तेमाल है वो प्रारंभ कर दिया। इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रेहला में तथा मार्को पोलो और इब्न बतूता ने ईरान से, मार्को पोलो जो इटली से आया था और इब्न बतूता जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय ये भी जो है विदेशी मोरक्को का था। इब्न बतूता, इसकी पुस्तक थी रेहला। रेहला में जो है तुर्कमेनिस्तान व ईरान से घोड़े के आयात, मतलब अच्छी जो नस्ल के जो घोड़े हैं उनका आयात है तुर्कमेनिस्तान और ईरान से होता था। इसका उल्लेख जो है मार्को पोलो ने तथा इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रेला में इस चीज का जो है उल्लेख किया। गुजरात का जो देवल था, गुजरात का जो देवल नामक स्थान था वो सबसे बड़ा जो है बंदरगाह था। देवल जो है गुजरात, देवल गुजरात जो है सबसे प्रमुख बंदरगाह था।
देवल गुजरात है वो सबसे प्रमुख जो है बंदरगाह था। इसके अलावा हम बात करते हैं दोस्तों तो जो सल्तनत काल में जो है अदन और मिस्र से, आपको पता है कि सल्तनत काल में जो है दास प्रथा पूरी तरीके से थे, क्योंकि सल्तनत काल के जो प्रारंभिक जो शासक थे वो गुलाम वंश के थे। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक के जो समय में 1,80,000 दास थे। तो दासों का व्यापार जो है अदन और मिस्र से जो है, अदन और मिस्र से दासों का व्यापार होता था। अदन और मिस्र से दासों का जो है व्यापार जो है, अदन और मिस्र से दासों का व्यापार किया जाता था। इसके अलावा भारत में अंगूर, जो अंगूर है, अंगूर का जो आयात है, अंगूर आयात जो है ईरान से अंगूर का आयात किया जाता था। तथा विदेशी यात्रियों द्वारा जो भारत में लाई गई जो चीजें होती थी वो इब्न बतूता के अनुसार वो थी सूखे मेवे। कोई भी विदेशी यात्री भारत आएगा तो उसके साथ में जो लाएगा वो सूखे मेवे, जैसे ड्राई फ्रूट्स, तो सूखे मेवे जैसे काजू, बादाम, किशमिश, अखरोट आदि जो है, कोई भी विदेशी जो आता था तो विदेशियों से जो प्रमुख जो चीजें होती थी, आयात की चीजें होती थी विदेशों से, वो मुख्यतः सूखे मेवे होती थी। इसके अलावा बाबरनामा में श्वेत भारतीय वस्त्र को उत्कृष्ट बताया है, मतलब अच्छी क्वालिटी का जो श्वेत भारतीय वस्त्र होता था उसको उत्कृष्ट बताया है बाबरनामा जो है, बाबर की पुस्तक में, बाबरनामा में भारतीय जो सफेद वस्त्र उसको उत्कृष्ट बताया था। नील की खेती जो है लाहौर और बयाना में जो है, लाहौर बयाना में नील की खेती, जो नील होता है वो देखो ब्रिटिशों के साथ में भी जो है नील की खेती होती थी। सरखेज में, पश्चिम बंगाल में जो नील जो उत्पादन होता है, जो हम मकानों में या पुताई के वक्त काम लेते हैं, कपड़ों में रंग देने के लिए लेते हैं, तो नील की जो खेती होती है तो उसको सुखा के और उनके जो फूल होते हैं उनको जो है धूप लगा के और उनको गर्म पानी में निथार के जो है नील को तैयार किया जाता है। तो नील की खेती बयाना और लाहौर में की जाती थी। इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं कि जो हमारा जो सल्तनत काल था, तो उस सल्तनत काल में जो के एक शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक को एडवर्ड ने जो है मोहम्मद बिन तुगलक को एडवर्ड ने धनवानों का राजकुमार कहा, धनवानों का राजकुमार कहा। तांबे की जो मुद्रा होती थी, तांबे की जो मुद्रा थी उसको दीनार कहा जाता था। तो दोस्तों ये हुआ हमारा सल्तनत काल का जो तकनीक और व्यापारिक जो विकास जिसके बारे में हमने बात की। तो अब हम इस पे बात करते हैं कि सल्तनत काल में जो है तकनीक और व्यापार में, तो सबसे पहले जो सल्तनत काल में जो पानी निकालने के लिए, जो कुएं से पानी निकालने के लिए या फिर नए कुएं जो खुदने के लिए जो यूज लिए जाते थे, रहट, उसका उल्लेख जो है बाबरनामा जो है, बाबर की जो अपनी आत्मकथा है तुर्की भाषा में मूलतः लिखी गई, तो बाबरनामा में इस चीज का प्रयोग होता है रहट का। किसमें? बाबरनामा में। इसको अरहट भी कहा जाता था। चरखे का जो चरखा होता है, जो सूत काटने के लिए जो चरखा है, जो महात्मा गांधी ने भी जिसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया, तो चरखे का जो सबसे पहला जो विवरण मिलता है वो फुतुह उल सलातीन रचना की इसकी ईसामी ने। तो ईसामी के ग्रंथ फुतुह सलातीन में इस चीज का जो है चरखे का सबसे पहले जो विवरण मिलता है फुतुह सलातीन के इस जो है ग्रंथ में मिलता है। मार्को पोलो
जो है इटली निवासी, और मोरक्को निवासी जो है, इटली निवासी जो है इब्न बतूता, और मोरक्को निवासी मार्को पोलो ने जो इस चीज का विवरण दिया कि तुर्कमेनिस्तान और ईरान से उत्कृष्ट मतलब अच्छी किस्म के घोड़ों का जो है भारत में आयात किया जाता था। इसके अलावा इब्न बतूता कहता है कि कोई विदेश से जो आने वाला यात्री होता था, विदेशियों से सबसे पहली जो है मुख्य जो आयात की जो चीजें होती थी, सूखे मेवे, जिसमें काजू, बादाम, अंजीर, किशमिश, अखरोट आदि का जो है, तो सूखे मेवे जो है मुख्य आयात की वस्तु थी। देवल जो है, गुजरात का जो देवल है वो, जैसे गुजरात के अभी भी बंदरगाह जैसे, तो गुजरात के जो बंदरगाहों में जो है देवल जो बंदरगाह था गुजरात का, वो सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था। इसके अलावा अदन और मिस्र से, जो आपको बताया था कि सल्तनत काल जो है दासों का, दास बहुत ज़्यादा होते थे, इल्तुतमिश दास था, या फिर किसी ना किसी जो है कोई ना कोई शासक अपने रूप में दास था, या फिर किसी शासक के समय दासों की संख्या जैसे फिरोज शाह तुगलक के समय 1,80,000 थी, तो अदन और मिस्र से जो है दासों का व्यापार किया जाता था, मतलब इंसानों का व्यापार। श्वेत जो भारतीय जो वस्त्र है उसको बहुत ही उत्कृष्ट माना है। बाबरनामा जो है पुस्तक में उसका उल्लेख होता है। लाहौर और बयाना जो है नील की खेती के लिए प्रसिद्ध थे। तांबे की मुद्रा को जो है दीनार कहा जाता था। रेशम के कीड़े जो है पालना जो है इस समय प्रारंभ हो गए थे कि रेशम के कीड़े मतलब नया कपड़ा बनने लग गया था, तो रेशम के कीड़े जो है पालन प्रारंभ हो गया। उसके अलावा एडवर्ड जो थॉमस जो है विदेशी इतिहासकार, उसने कहा मोहम्मद बिन तुगलक के लिए, उसने कहा मोहम्मद बिन तुगलक धनवानों का राजकुमार था। अब दोस्तों हम बात करते हैं सल्तनत कालीन स्थापत्य कला की, कि सल्तनत काल का जो है स्थापत्य कला है वो कैसे और कब और जो है विकसित हुआ। तो अब हम सल्तनत कालीन स्थापत्य कला की बात करते हैं। तो सल्तनत कालीन की जो स्थापत्य कला है तो इसके हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो सल्तनत कालीन स्थापत्य कला, सल्तनत कालीन प्रशासन में अब हम बात करते हैं यहाँ पर इनकी स्थापत्य कला के बारे में। तो स्थापत्य कला जो है इनकी मुख्यतः स्थापत्य कला थी सल्तनत कालीन, यह इंडो इस्लामिक शैली और भारतीय ईरानी शैली। जो इनकी स्थापत्य कला थी उसको इंडो मतलब इंडिया, तो इसको इंडो इस्लामिक मतलब इंडियन और इस्लाम मतलब मुस्लिमों की मिक्स शैली, या भारतीय और ईरानी भारतीय और ईरानी, जो ईरान जो ईरान से ही तुर्क आए थे, तो ईरान की जो शैली थी भारतीय और ईरानी शैली, भारतीय और ईरानी शैली का जो है ईरानी शैली का मिश्रण, भारतीय और ईरानी शैली का जो है मिश्रण इसको कहा गया। इस काल में जो प्रयोग होता था चूना गारा और सीमेंट प्रयोग होता था, चूने गारे का, चूने और मिट्टी का जो गारा बना के और चूना मिला के उसमें जो लेप किया जाता था, और सीमेंट का जो है प्रयोग होना प्रारंभ हुआ। चूने गारे और सीमेंट के रूप में जो है चूने गारे का इनका प्रयोग किया जाता था, चूने और गारे का प्रयोग जो है सीमेंट रूप में। मतलब चूना जो है आपने पुरानी जो इमारतें देखी होगी वो उस समय जो है सीमेंट का जो है विस्तार या आविष्कार नहीं हुआ था, या सीमेंट जो है प्रचलन में आया नहीं था। तो चूने को गीली सी मिट्टी के साथ में मिलाकर जो बजरी नुमा जो होती थी तो उसके साथ मिलाकर उसका जो है चूने और इससे निर्माण किया जाता था उनका। जैसे हम मकान बनाने में जो है बजरी के साथ में सीमेंट मिलाते थे, तो चूने के साथ में ये जो है गारा या मतलब जो मिट्टी होती थी जैसे बजरी जो नुमा होती थी, तो उसमें जो है उसको गीले पानी में मिलाकर उसका जो एक मिश्रण बनाया जाता था जिसके माध्यम से लेप किया जाता था और उससे पत्थरों को जोड़ा जाता था। अब इस शैली में जो हम बात करें तो इसमें जो शैली में है स्तंभ, और इसमें जो स्तंभ और जो कलाकृति नुमा जो चीज़ थी उसका स्थान इसमें जो ले लिया कि इन्होंने मेहराब,
शिखर और गुंबद। तो इसमें मिलते हैं सबसे ज़्यादा मेहराब, जो डिजाइन नुमा बनाए जाते थे, मेहराब, स्तंभ सीधे जो पड़े हुए पत्थर, स्तंभ और गुंबद, बड़े बड़े गुंबद, स्तंभ और मेहराब जो है इस शैली में मिलते हैं। इसके अलावा प्लास्टर करने के लिए खड़िया जिप्सम, खड़िया जिप्सम जो है प्लास्टर करने के लिए जो है खड़ी नुमा जो होता है, मतलब सफेद कलर करने के लिए जिप्सम, खड़िया जिप्सम का जो है, खड़िया जिप्सम का प्रयोग जो है प्लास्टर करने के लिए खड़िया जिप्सम का जो है प्रयोग किया जाता था। तथा इसके अलावा पानी जो रिसता था उस जगह पर जो है, जहां कहीं भी पानी रिस रहा हो वहां पर चूने का जो है प्लास्टर किया जाता था। अब हम जो सल्तनत कालीन की जो बात करते हैं, तो इन्होंने जो है जो सल्तनत काल में जो है मुस्लिमों ने, जो मुस्लिम जो शासक थे, इन्होंने जो प्राचीन जो चित्रण था उसमें जीवित वस्तुओं का जो है मुस्लिम जो चित्रकार होते थे वो जीवित वस्तुओं का जो चित्रण नहीं करते थे। तो जीवित वस्तुओं का चित्रण नहीं करते थे, तो इन पे मतलब सजीव जो चित्रण नहीं होता था, तो उसकी वजह से चित्रण होता था फूल पत्ती, पेड़ पौधे आदि का जो है चित्रण इनके द्वारा किया जाता था। तो उत्कृष्ट चित्रण था। और फिर उसके अलावा इन्होंने जो है लिखते थे उनमें कुरानों की जो आयत, कुरान की आयत लिखी जाती थी, कुरान आयत लिखी जाती थी जो है भवनों पर कुरानों की जो है आयत तैयार की जाती थी। तथा सजावट का एक नया तरीका इन्होंने जो है प्रचलन में लाया, उसको जो कहते थे अरबेस्क। अरबेस्क जो है, क्वेश्चन आता है, अरबेस्क जो है, इन्होंने अरबेस्क जो है अरबेस्क तकनीक का प्रयोग किया जो सजावट करने के लिए है प्रयोग में ली जाती थी। तथा अब हम जो है अरबेस्क जो है, इनके अरबेस्क जो तकनीक है, इनकी जो लेखन लिखने में या फिर उसको सजावट करने के लिए, जिससे कुरान की आयत भी लिखी जाती थी, उसका उल्लेख होता था। अब हम दोस्तों बात करते हैं सल्तनत कालीन जो स्थापत्य कला है, वंशों के हिसाब से जो सल्तनत काल के जो वंश है, तो इन वंशों के जो समय जो इनकी जो स्थापत्य कला है उसका जो विकास हुआ, तो हम सबसे पहले बात करते हैं सल्तनत काल में स्थापत्य कला में गुलाम वंश। तो हम गुलाम वंश में हम बात करते हैं, तो गुलाम वंश में है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो निर्माण किया कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, कुतुब मीनार, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। इसके अलावा दूसरा जो है हम बात करते हैं इल्तुतमिश की। तो इल्तुतमिश ने निर्माण करवाया जो महमूद का, इल्तुतमिश ने जो निर्माण करवाया सुल्तानगढ़ी, महमूद का मकबरा, इसके पुत्र का मकबरा, महमूद का मकबरा, तथा हौजे शमसी ईदगाह और जामा मस्जिद। सुल्तानगढ़ी, नसीरुद्दीन मकबरा, हौज ए शमसी, जामा मस्जिद, हौज ए शमसी का निर्माण करवाया। बलबन द्वारा जो है निर्माण हुआ, बलबन द्वारा जो निर्माण हुआ वो हुआ, बलबन ने बनवाया लाल महल। लाल महल का जो निर्माण है बलबन द्वारा करवाया गया। तथा बलबन ने जो
इसके अलावा जो है बलबन का जो मेहराब है, जो लाल महल है, तो बलबन के जो है सबसे प्रमुख है इसके मेहराब है बलबन के जो है महलों के सबसे प्रमुख हैं। अब हम बात करते हैं गुलाम वंश के बाद के जो वंश की बात करते हैं हम, खिलजी वंश। तो खिलजी वंश ने गुलाम वंश के अलावा जो है नई कुछ जो है अपने जो स्थापत्य कला में जो है नई शैलियों का जो है प्रादुर्भाव किया। तो खिलजी काल में जो है वैज्ञानिक तरीके से जो निर्माण किए गए, तो इसमें है अलाई दरवाजा, जमात खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, जमात खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, जमात खा मस्जिद, आदि का जो है इनके समय निर्माण हुआ। उसके बाद में हम बात करते हैं, ये भी दोनों अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन के समय, अलाउद्दीन समय हुआ निर्माण। इसके बाद में हम बात करते हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश में हम बात करते हैं इनके स्थापत्य कला की, तुगलक वंश के स्थापत्य कला की। तो तुगलक वंश में हम देखते हैं इन्होंने जो है, इसके बाद में तुगलक वंश की हम बात करें तो तुगलकाबाद, गयासुद्दीन का मकबरा, तुगलकाबाद, गयासुद्दीन का मकबरा, आदिलाबाद का किला, आदिलाबाद का किला, सतपतला महल, सतपतला महल, बारहखंबा, जहांपनाह नगर, बारहखंबा महल, जहांपनाह नगर, फिरोज शाह का मकबरा, फिरोज शाह मकबरा, खाने जहां तेलंगानी मकबरा, खाने जहां तेलंगानी का मकबरा। ये अलग अलग है, जैसे ये गयासुद्दीन तुगलक के समय, ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय, और ये फिरोज शाह तुगलक के समय जो है इनका निर्माण हुआ। इसके अलावा हम बात करते हैं लोदी के काल में, लोदी के काल में जो है इनके बाद में जो है सैयद वंश का कुछ मिला नहीं, तो लोदी वंश में जो है मौट की मस्जिद, लोदी वंश में जो है, लोदी वंश में जो निर्माण हुआ वो हुआ मौट की मस्जिद का, मौट की मस्जिद का जो निर्माण हुआ लोदी वंश में। तो दोस्तों अब हम इन पे जो है अपनी जो है विस्तार से चर्चा करते हैं कि कैसे है इस चीज का जो निर्माण हुआ। तो सल्तनत जो काल है उसमें जो हम सबसे पहले बात करते हैं, जो सल्तनत कालीन जो शासक है गुलाम वंश की जो स्थापना की वो हुई कुतुबुद्दीन ऐबक के समय। तो गुलाम वंश के जो शासक है कुतुबुद्दीन ऐबक, तो उन्होंने सबसे पहले निर्माण करवाया कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का। ये जो मस्जिद बनवाई, तो ये मस्जिद बनवाई दिल्ली के जो राय पिथौरा मतलब पृथ्वीराज चौहान का जो महल था, उस महल के पास में 27 जैन मंदिरों को तोड़कर, 27 जैन मंदिरों को तोड़कर कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का जो है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा जो है निर्माण करवाया गया। 27 जैन मंदिरों को तोड़कर जो है इसका निर्माण करवाया गया। कुतुबुद्दीन ने दूसरा निर्माण करवाया जो कुतुब मीनार, जिसका जो है प्रारंभिक जो 3 मंजिल है, मतलब 5 मंजिल टोटल है, प्रारंभिक 3 मंजिल है जिसमें लाल पत्थर का प्रयोग हुआ है, ऊपर की 2 मंजिल में जो है संगमरमर का जो है प्रयोग हुआ है। इसकी प्रारंभिक मंजिल का जो निर्माण है, कुतुब मीनार की जो प्रारंभिक मंजिल का निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने जो है सूफी संत बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का जो है निर्माण करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है दिल्ली में जो है एक जामा मस्जिद का भी जो है इसके द्वारा निर्माण हुआ। उसके अलावा जो है अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में इन्होंने जो प्राचीन जो हिंदू मतलब विष्णु मंदिर और जैन मंदिरों को तोड़कर, जिसमें विग्रहराज चतुर्थ के जो है हरिकेली नाटक के भी अवशेष जो है मिलते हैं, तथा उस मंदिर को और उस जगह को नष्ट करके इसने अढ़ाई दिन का झोपड़ा का जो है निर्माण करवाया।
कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में जो शासक हुआ वो हुआ इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने जो है नसरुद्दीन महमूद का मकबरा, जो इल्तुतमिश का जो पुत्र था, बताया था आपको कि बंगाल अभियान में जो है नसरुद्दीन महमूद का जो है, इल्तुतमिश का जो पुत्र है नसरुद्दीन महमूद, तो उसकी याद में इन्होंने बनवाया सुल्तानगढ़ी का जो है मकबरा नसरुद्दीन की याद में। तो इल्तुतमिश को मकबरा निर्माण शैली का प्रथम जन्मदाता कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि मकबरा निर्माण शैली का प्रथम जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो इल्तुतमिश को जो है मकबरा निर्माण शैली का दाता कहा जाता है, जिसका निर्माण इन्होंने हिंदू इस्लामी शैली के आधार पर किया था। उसके बाद में हम बात करते हैं कि इसने जो है, इसके बाद इन्होंने जो इल्तुतमिश का जो मकबरा उन्होंने शम का मकबरा बनवाया, वो है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के पास में शम का मकबरा बनवाया। इसके अलावा इन्होंने जो है हौज शमसी ईदगाह और बदायूं में जामा मस्जिद थी इनकी, बदायूं में, जहाँ के ये पहले गवर्नर थे, प्रांतपति थे, तो बदायूं में इन्होंने जो है जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। उसके बाद में हम बात करते हैं बलबन का मकबरा। तो बलबन का जो मकबरा है वो शुद्ध इस्लामिक शैली का है। इसमें जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि शुद्ध इस्लामिक शैली का मकबरा कौन सा है, तो बलबन का जो मकबरा है, बलबन का जो मकबरा है शुद्ध इस्लामिक शैली, शुद्ध इस्लामिक शैली। और पहली बार किसी मकबरे में मेहराब का प्रयोग जो है प्रथम बार अगर मिलता है, वो बलबन के मकबरे में मेहराब का प्रयोग जो है पहली बार मिलता है, और शुद्ध इस्लामिक शैली में बलबन का मकबरा निर्मित हुआ। बलबन क्या जो है, बलबन द्वारा जो है लाल महल नामक जो है भवन का बलबन के द्वारा निर्माण करवाया गया। इसके अलावा अब हम बात करते हैं खिलजी वंश जो है, ये सल्तनत काल में जो है गुलाम वंश की जो इमारतों का निर्माण हुआ, स्थापित हुआ। इसके बाद में हम बात करते हैं खिलजी वंश। तो खिलजी वंश के काल में वैज्ञानिक तरीके से इनके समय जो है मेहराब थी वो थी वैज्ञानिक तरीके से। तो वैज्ञानिक तरीके की जो है मेहराबों का जो है निर्माण हुआ, वैज्ञानिक तरीके की जो है मेहराब है वो खिलजी वंश के समय बनाई गई, तथा मेहराब की निचली सतह पर जो मेहराब जो ऊपर होती है, जैसे ये जो बना होता है एक डिजाइन नुमा आकृति, उसकी निचली सतह पर जो है कमल कली की मेहराब की जो निचली से सतह होती थी, जैसे ऊपर का जो होता था दीवार का, उसके एक निचली सतह पर जो है कमल नुमा जो है आकृति जो है इन्होंने लगाई मेहराब की, जो वैज्ञानिक तरीके और कमल कली आकृति जो है मेहराब की निचली समय पर निर्धारित जो है बनाई गई। इसके अलावा हम बात करते हैं तो खिलजी वंश का जो निर्माण हुआ अलाई दरवाजा। तो अलाई दरवाजा जो है, इसका अलाई दरवाजा जो है सबसे मुख्य था। तो अलाई दरवाजा का निर्माण है एक ऊंची कुर्सी पर, इन्होंने ऊंची कुर्सी पर जो है ये इसका निर्माण करवाया, तथा इस निर्माण का जो इन्होंने करवाया था अलाई दरवाजा का निर्माण, तो इसके बाद में इसके लिए मार्शल ने जो कहा अलाई दरवाजा के लिए कि इसको जो है स्थापत्य कला का, अलाई दरवाजा के लिए मार्शल ने कहा कि स्थापत्य कला का खजाना, अलाई दरवाजा के लिए मार्शल ने जो कहा स्थापत्य कला का इसको खजाना माना। तथा जमात खाना मस्जिद है पूर्णतः इस्लामिक शैली की पहली मस्जिद। जमात खाना मस्जिद जो है पूर्णतः जो इस्लामिक शैली का मकबरा बलबन का मकबरा है, तो पूर्णतः इस्लामी शैली की जो है पहली मस्जिद। क्वेश्चन आ जाता है कि इस्लामिक शैली की पहली मस्जिद कौन सी है, तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित जो है जमात खाना मस्जिद इस्लामिक शैली की जो है पहली मस्जिद है। इसके अलावा खिलजी काल में जो है मुबारक शाह खिलजी द्वारा जो है बनाई गई ऊखा मस्जिद, और ये तो अलाउद्दीन खिलजी है। इसके बाद में इसका शासक रहा मुबारक शाह खिलजी, मुबारक शाह। तो मुबारक शाह ने बनवाई ऊखा मस्जिद ब निजामुद्दीन औलिया का मकबरा।
निजामुद्दीन औलिया का मकबरा जो है ये खिलजी वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया। दोस्तों हम बात करते हैं कि कुतुब मीनार है, तो कुतुब मीनार का जो पूर्णतः निर्माण है इल्तुतमिश के समय हुआ, और बाकी का जो उस पे डिजाइन या कोई भी जो घटा कुचा या जो बारीकी का जो कार्य हुआ वो अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ। अब हम बात करते हैं तुगलक काल की स्थापत्य कला के बारे में। तो तुगलक काल की जो स्थापत्य कला है यहाँ पर जो है अष्टभुजीय मकबरे, तुगलक काल में विशेष है अष्टभुजीय मकबरे। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि अष्टभुजीय जो मकबरे हैं वो मतलब 8 भुजा मकबरों पर जो होती है, 4 मीनारें होती है, 4 बनी होती है, तो अष्टभुजीय जो मकबरे हैं उसकी विशेषता का जो उदाहरण मिलता है खाली एक जो है कब से प्रारंभ हुआ, तुगलक काल से अष्टभुजीय मकबरों का जो है निर्माण प्रारंभ हुआ। तो तुगलक काल में जो है सबसे पहले बनाया गया दिल्ली के निकट जो है तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा, और गयासुद्दीन का जो है मकबरा तथा गयासुद्दीन का मकबरा और तुगलकाबाद दोनों बनाए गए गयासुद्दीन द्वारा। गयासुद्दीन जो है तुगलक के द्वारा दोनों चीजों का निर्माण करवाया गया। आदिलाबाद का किला तथा जहांपना नगर और 12 खंबा ये बनवाए गए मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के समय ये इन इमारतों का निर्माण हुआ। और इसके अलावा कोटला फिरोज शाह का मकबरा और खाने जा तेलांगनी का जो है ये सारे जो है फिरोज शाह के समय में निर्माण हुए, तथा खिड़की मस्जिद का निर्माण भी जो है इस समय हुआ, वो फिरोज शाह के समय हुआ। इसके अलावा जो क्षेत्रीय स्थापत्य जैसे मांडू की मस्जिद, बंगाल की मस्जिद आदि का जो निर्माण है जो है तुगलक काल में हुआ। और इस जो हम बात करते हैं लास्ट, तो लोदी काल में खाली एक जो है सिकंदर लोदी के समय मोट की मस्जिद का जो है निर्माण हुआ। तो दोस्तों अब हम जो है हमारा जो आज है हमने बात की सल्तनत कालीन स्थापत्य कला के बारे में, तो सल्तनत कालीन स्थापत्य कला और उनके तकनीक और व्यापार के बारे में। अब हम बात करेंगे जो हमारी अगली कक्षा होगी, तो हम अगली कक्षा में बात करेंगे, हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा जो मोहम्मद बिन तुगलक जो सल्तनत कालीन शासक थे, तो उनके समय जब नए जो क्षेत्रीय संघर्ष हुआ, तो उस संघर्ष के दौरान जो है 2 नए राजवंशों का उदय हुआ। तो वो 2 नए राजवंश कौन कौन से थे, एक तो बहमनी साम्राज्य और एक विजयनगर साम्राज्य। तो हम अगली कक्षा में बात करेंगे बहमनी साम्राज्य के बारे में कि बहमनी साम्राज्य जो है स्थापित हुआ, तो बहमनी वंश के किन किन जो है शासकों ने शासन किया, तथा किन जो है शासकों ने साम्राज्य किया शासक रहे, और बहमनी वंश की जो है क्या विशेषता रही। उसके बाद में हम बात करेंगे जो है विजयनगर साम्राज्य के बारे में। तो दोस्तों आज हमारा जो है एक सल्तनत काल, आज जो हमारी कक्षा है उसमें सल्तनत काल है जो हमारा जो कंप्लीट हो गया। तो सल्तनत काल में हमने जो पढ़ा था, तो सल्तनत काल के जो हमने देखा था इस पर हम बात करें कि सल्तनत कालीन हमने जो पढ़ाई की, तो सल्तनत काल में हमने देखा कि सल्तनत काल जो हमने हमारा जो नया पाठ उठाया, तो हमने बताया था कि सल्तनत काल की जो स्थापना हुई वो गुलाम सरदार द्वारा हुई, और सल्तनत काल पर जो है 5 राजवंशों ने यहाँ पर सल्तनत काल पर जो है शासन किया, जिसके संस्थापक थे गुलाम वंश के जो शासक इल्तुतमिश। तो यहाँ पर जो है गुलाम वंश, तो गुलाम वंश में हम बात करें तो गुलाम वंश के जो शासक है कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया सुल्तान, बहराम शाह के बाद में अलाउद्दीन मसूद शाह, नसरुद्दीन महमूद, बलवन, कैकुबाद, क्यूमर्स, कैखुसरो जो है शासक रहे। गुलाम वंश के बाद में हम बात करें तो दूसरा वंश था सल्तनत काल का खिलजी वंश। खिलजी वंश की हम बात करें तो खिलजी वंश के जो संस्थापक थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बाद में जो शासक रहे
अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के बाद में मुबारक शाह खिलजी, और खुसरो शाह ने जो है सल्तनत काल में जो है शासन किया। इसके बाद में हमने बात की, तीसरा हमारा वंश था तुगलक वंश। तो तुगलक वंश में हमने बात की गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, और जो उनके फिरोज शाह तुगलक के बाद में है तुगलक खान जो शासक रहे, उसके बाद में अबू बकर रहे, फिर है नसीरुद्दीन महमूद। उसी के समय में तुगलक वंश का जो है अंत हो गया। तुगलक वंश के बाद में हमने एक छोटा सा वंश देखा जिसका सल्तनत काल में ज्यादा योगदान नहीं था और सल्तनत काल में उनका कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं रही। और उसके बाद में हमने बात की सैयद वंश। तो सैयद वंश में जो है सैयद खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन मोहम्मद ने जो है शासन किया। उसके बाद में हमने बात की लोदी वंश। तो लोदी वंश में बात की बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी के बारे में। तो लोदी वंश के भी 3 शासक थे, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। और अंतिम युद्ध 24 अप्रैल 1526 को पानीपत के युद्ध के साथ ही सल्तनत काल का जो है ये जो एक इसका जो है पतन हो गया और एक नया वंश आया, मुगल वंश। सल्तनत वंश के बाद में मुगल वंश आया। उसके अलावा जो हमने सल्तनत काल में जो है हमने अध्ययन किया, सल्तनत काल के जो हमने अध्ययन किया सल्तनत काल में, तो सल्तनत काल में हमने अध्ययन किया इनकी प्रशासनिक व्यवस्था का। तो इनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था के तहत हमने बात की इनके जो है प्रशासन पदों का वर्गीकरण कि कौन कौन से जो पद थे किस चीज के लिए थे, इनकी प्रशासनिक पदों का वर्गीकरण कि मजलिस खलवत जो थी इनकी मंसरी परिषद, उसमें कुछ कुछ जो पदों का जो है आधार दिया गया। तो इनके प्रशासनिक जो है इनके पदों का प्रशासनिक जो पदों का वर्गीकरण किया गया। इनकी सैन्य व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, जो सैन्य व्यवस्था जो है दशमलव पद्धति पर आधारित थी, न्याय व्यवस्था जो है इस्लामी कानूनों के अनुसार जो है उस पर आधारित थी, जिसकी काजी और उनके द्वारा जो है न्याय दिया जाता था। फिर हमने बात की कृषि व राजस्व व्यवस्था। अभी हमने बात की तकनीक व व्यापार तथा इनकी स्थापत्य कला के बारे में कि इन 5 राजवंशों के समय में किस किस चीज का जो है स्थापित हुआ। तो दोस्तों हम अगली कक्षा में जो बात करेंगे वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय दक्षिण भारत के जो 2 वंश थे। एक वंश की जो स्थापना है विजयनगर, जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का 2 भाइयों ने की, जो पहले काकतीय राजवंश के यहाँ पर सेवादार थे, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा उनको जो है दिल्ली जबरदस्ती लाया गया और उनको इस्लाम धर्म ग्रहण करवा दिया। लेकिन अपने गुरु विद्यारण्य के जो प्रभाव से वो इस्लाम धर्म से उनको मुक्ति मिली। तो और उसके अलावा हम बात करेंगे जो बहमनी वंश जिसके जो संस्थापक थे अलाउद्दीन बहमन शाह, जिन्होंने दक्षिण में एक नए वंश बहमनी साम्राज्य की जो स्थापना की। तो हमारी अगली कक्षा होगी दोस्तों बहमनी राजवंश। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। हमारी जो है अगली कक्षा होगी बहमनी राजवंश।